आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कल के सेशन के लिए हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान होने वाले हैं और किस प्राइजेक्शन के साथ किस सेटअप को हम ट्रेड करेंगे। अभी रिसेंटली ये जो सीरीज है, कई लोगों ने कॉल करके अप्रिसिएशन दिया, कई लोग फीडबैक्स भी अपने बहुत अच्छे दे रहे हैं। जो आपको देखिए, जो भी आपको ये जो आपकी ट्रेडिंग में ग्रोथ दिखेगा ना, ये पूरा प्राइजेक्शन बेस्ड होगा कि आप इंडिकेटर से दूर होते जाएंगे और चार्ट्स पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी और लॉजिकल प्राइस की चीज़ें जो है वो आप समझते जाएंगे। इसीलिए इन ये जो सेशंस, ये जो एनालिसिस सीरीज है, इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि आपने मात्र आज के दिन देखा और कल सब कुछ बदल जाएगा, नहीं। इसको कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में जब आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, ये जो लर्निंग ग्राफ है ना, ये बहुत आपका सस्टेनेबल हो जाएगा। इस तरीके से नहीं कि जो आपका ऑप्शन बाइंग आप लोग करते हैं कि 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन बहुत प्रॉफिटेबल, फिर अचानक से एक डिप आता है, जो आपने अर्निंग किया पूरा पैसा लूज कर देते हैं। वो बायर्स का बहुत बड़ा असर है। आप समझिए कि आपके साथ एक गेम चल रहा है जिसको आप लोग नहीं समझ पाते। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस ने एक डाउन साइड मोमेंटम किया और ये मोमेंटम प्रीवियस डे की क्लोजिंग के फेवर में था। पहले गैप डाउन, फिर स्विंग हाई के पास से सप्लाई और उसके बाद मोमेंटम। ठीक है, ये और यही हम लोग कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में प्लान भी कर रहे थे। मैंने आपको दो बातें बोली थी कि प्राइस में रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का इंडेक्स आपको ज्यादा वीक दिखता है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। अगर आप गौर करें तो ये सेकंड हाफ, अगर आप ये गौर करें यहाँ पे, जब ये 11 सवा 11 के लो लगे तो उस टाइम पर ये निफ्टी ट्रेड कर रहा था 23,240 के पास। ठीक है, उसके बाद इस प्राइस ने जो लो लगाया वहां से और 100 पॉइंट नीचे लगाया। लेकिन इस टाइम ऑफ पीरियड में अगर आप बैंक निफ्टी के प्राइस पे नजर रखें तो वो एक जगह सस्टेन कर गया, जो उसके 23,844 के लो लगे, फिर वहीं पे वो कंसोलिडेट कर गया। और अगर आप बड़े ग्राफ को देखेंगे तो ये देखिए, मैं आपको दोनों इंडेक्स एक साथ क्यों दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स जो है ना, ये दोनों इंडेक्सेस, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि इसके सारे जो लार्ज कैप इक्विटी है जो बैंक निफ्टी को लीड करते हैं, वो लीडिंग इक्विटी पूरी तरीके से निफ्टी को भी लीड करते हैं, सिर्फ रिलायंस को छोड़ के। एसबीआई इसको लीड करता है, कोटक लीड करता है, एचडीएफसी लीड करता है, सीआईसीआई लीड करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मार्केट कैपिटल है निफ्टी में भी, वो सबसे बड़ा वेटेज बैंक निफ्टी का है और उसके बाद आईटी सेक्टर का है। ठीक है, इस वजह से दोनों चार्ट्स आपको देखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी उतना वीकर प्राइजेक्शन नहीं है, इसका मतलब है तो बैंक निफ्टी के अलावा जो निफ्टी के और अंडरलाइन एसेट्स हैं, जो और शेयर्स है, जैसे कि आईटी सेक्टर हुआ और सारे सेक्टर्स के जो छोटे छोटे से शेयर्स है, एफएमसीजी के जो पार्ट है, ठीक है, तो वो इसको वीक कहीं ना कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बताया कि एफएमसीजी सेक्टर इतना वीक नहीं है रिसेंट टाइम पे, बैंकिंग सेक्टर में भी आज आपको एचडीएफसी और कोटक तो डाउन दिखेंगे। वैसे आप अगर प्रीवियस एक महीने का डेटा पकड़े ना, तो एचडीएफसी और कोटक दोनों अपने एटीएच ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बात क्लियर हुआ? तो ये दोनों अगर इसको कंपेयर करना है तो मैं दो चार्ट यहां पे लगा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया, ये बैंक निफ्टी, आप देख लीजिए। ये अभी रिसेंटली जो ये रैली हमने देखी ना, इस रैली में कई लोग पूछते थे कि आप, मैं पिछले वीक जो हुआ, मैं सिर्फ निफ्टी के सेशंस का आपको एनालिसिस करके देता था कि नेक्स्ट सेशन में निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान है। बैंक निफ्टी को मैंने उतना प्रेफर नहीं किया। जब आपने ये डाउट पूछे तो मैंने आपको बताया कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। यहां पे भी ये रैली था, ये रैली यहां पे निफ्टी 50 में भी था, लेकिन इस रैली के बाद का जो डिस्काउंट है, हम लोगों ने 52,000 के पास के हाई लगाए, 50-800 ट्रेड कर रहे हैं। तो 52,000 के हाई लगाने के बाद 50-800 ट्रेड करना मात्र 1200 पॉइंट का डिस्काउंट है। ठीक है, और परसेंटेज में आप देखेंगे, और यहां पर अगर आप देखें तो हम लोगों ने 23,850 के हाई लगाए और रिसेंटली ट्रेड कर रहे हैं कहा 23,180। ठीक है, तो परसेंटेज में जब आप देखेंगे तो निफ्टी में हमको ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलता है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। अब ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, ये ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा चार्ट है। अभी रिसेंट टाइम पे देखिए, कई लोगों को लगता है कि एम फॉर्मेशन में ये जो मीडियन होता है ना एम का, ये ब्रेकडाउन होने के बाद ही हमको डाउनसाइड मोमेंटम मिलता है। मैं क्या बोलता हूं कि चाहे डब्ल्यू का ट्रेंड हो चाहे एम का ट्रेंड हो, ये मीडियन हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन मीडियन से ज्यादा जरूरी होती है इस डब्ल्यू के अबव लगा एक लास्ट सप्लाई रेंज, ब्लॉक ऑर्डर सप्लाई रेंज। और एम में जो नीडेड होता है कि इस एम के ब्रेकडाउन के बाद लगा यहां पर एक जो डिमांड ब्लॉक रेंज, वो बहुत जरूरी होता है। वहीं से प्राइस देखिए, कई एक बार आप इस तरीके के पैटर्न देखेंगे कि डब्ल्यू फॉर्मेशन ऐसे ही हाई ब्रेक करता है, फिर यहां से रिवर्सल करके ऐसे मोमेंटम करके जाता है, और कई बार ये यहीं पर फेक ब्रेकआउट दिखाता है और ये दोबारा से लो लगाने जाता है।
तो ये जो पॉइंट है ना, ये यही एग्रेसिव सप्लाई का लास्ट सप्लाई रेंज है, जो लास्ट ब्लॉक ऑर्डर होता है। इसी तरीके से एम फॉर्मेशन में ये जो यहां पे जो आपका डिमांड रेंज होता है ब्लॉक ऑर्डर्स का, वो अभी रिसेंटली अगर आप गौर करें तो बैंक निफ्टी का मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। देखिए, ये आप देखिए यहां से लेकर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड का ये, और ये भी एक डोजी का कंसोलिडेशन रेंज है, और ये भी एक डोजी का कंसोलिडेशन रेंज है। दोनों देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे डोजी क्लोजिंग है, ये भी डोजी की क्लोजिंग है, तो ये भी कंसोलिडेशन रेंज है एक, और ये भी कंसोलिडेशन रेंज है। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच अंतर क्या आ रहा है? दोनों के बीच जो अंतर है वो ये अपर विक के रिजेक्शन का अंदर है, जिसको हम बोलते हैं रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। ठीक है, कि से जितना भी बायर खरीद रहे हैं सेलर उसको बेच रहा है, आप बाइंग कर रहे हैं वो बेच रहा है, आप बाइंग कर रहे हैं वो बेच रहा है। तो जितनी बार आप इंपैक्ट लगाने जाते हैं इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। और यही करते करते अगर बायर्स अपना स्विंग लो बचा ले जाए, जो मैंने आपको कल के सेशन में भी समझाया, तो वहां से प्राइस ब्रेकआउट करता है फिर। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे अगर स्विंग लो ब्रेक हो जाए तो यही सेलर साइड का रिजेक्शन प्राइस को डोमिनेट करता है। जैसे आज के सेशन में हमको ये हाई लगा, ये रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड की कैंडल थी, फिर ये इसका एम ब्रेक होते हुए दिखता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये हमारा लास्ट बाइंग प्राइस था, एम के फॉर्मेशन का ये जो मीडियन एम है वो यही है। लेकिन इस प्राइस को सस्टेन कराने वाला प्राइस कौन सा है पता है? ये 2 कैंडल के बाद ये 3 घंटे का कंसोलिडेशन, तो ये हमारा डिमांड एरिया था, ये ब्लॉक ऑर्डर चेंज थी। फिर प्राइस ने ये एक कैंडल से इन 3 कैंडल्स के हाई ब्रेक किए क्लोजिंग के टाइम पर। देखिए, हमारे जो भी ब्लॉक ऑर्डर रेंज अच्छे बनेंगे ना, वो हमेशा सेकंड हाफ में बनते हैं, यानी कि 1-1:30 बजे के बाद वहां पे अगर आपके ब्लॉक ऑर्डर रेंज आपको दिखते हैं वो सबसे परफेक्ट होते हैं। जैसे यहां पर अगर आप ये देखेंगे ना, ये कैंडल का फॉर्मेशन कौन सा है? 2:15 की कैंडल है। ये कैंडल आप देखिए, 3:15 का कैंडल, 2:15 का कैंडल, ये तो ये ब्रेकआउट कौन सा है? सेकंड हाफ में है। ये कैंडल का फॉर्मेशन जब ये हाई ब्रेक कर रहा है, ये सेकंड हाफ की कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, इसीलिए ये एग्रेसिव डिमांड है। ये डिमांड का ब्लॉक ऑर्डर रेंज एग्रेसिव है। ठीक है, तो कल के सेशन में अब हमारे लिए पता है क्या जरूरी है? ये हम डाउन साइड मोमेंटम में है, नो डाउट। प्राइस ने वीक क्लोज किया, नो डाउट। लेकिन एज अ ट्रेडर हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि मार्केट में आने वाले किसी भी मोमेंटम के लिए अवेयर रहना। कभी भी हम वन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान्स नहीं रखते। क्यों? कल के सेशन में अगर मार्केट हमारे ट्रेड प्लान्स के अगेंस्ट मोमेंटम करे तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास क्या है? बात क्लियर हो रहा है? एक ट्रेडर की जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप डायरेक्शन को तय करें, मार्केट के डायरेक्शन को हम तय नहीं करेंगे, मार्केट हमको बताएगा कि हमको क्या ट्रेड करना है। ठीक है, हम मार्केट को नहीं किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते कि आप ये करेंगे, आपके ये करेंगे। जो ट्रेडर्स ये करते वही तो लॉस करते। लॉस करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग मार्केट को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से कोई ढलना नहीं चाहता है। ठीक है, तो देखिए, मार्केट कल के सेशन में जो भी पॉसिबिलिटीज रख सकता है, अगर वो सारी पॉसिबिलिटी अगर आपके माइंड में है तो आप एक रियल ट्रेडर है। लेकिन अगर आप सिर्फ वन साइडेड सोच रखते हैं कि सिर्फ एक तरफा आप देखेंगे, तो वहां पर जब तक आपके फेवर में चीजें चल रही हैं तब तक तो ठीक है। जैसे ही आपके अगेंस्ट चलना शुरू करेंगे फिर आप मार्केट को हैंडल ही नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी तकलीफ आती है जो बिगनर्स ट्रेडर है उनके साथ। उनको लगता है कि उन्होंने जो सोचा है वही होना चाहिए। नहीं, हमको पूरी तरीके से मार्केट के एडजस्टमेंट पे काम, जैसे मार्केट बिहेव करे उसके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा। कितना ही पैसा है, हम लोग छोटे लोग हैं सर, इतना पैसा थोड़ी ना कि मार्केट को अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कराएंगे, है ना? तो समझिए इस चीज को। तो प्राइस में ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ये सबसे बड़ा ब्लॉक ऑर्डर रेंज है। अब प्राइस क्या करता है, देखिए मैं आपके लिए पूरा ग्राफ तैयार कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये एक एम का फॉर्मेशन है। अब प्राइस ने ये एम का जो लो है ये ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन किया, इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, ये मार्किंग हो गई इसकी। अब प्राइस क्या करे, अगर इस रेंज का, अगर ये डिमांड रेंज अच्छा है तो ये कंसोलिडेशन हमको दिख रहा है, तो कल के सेशन में ये लो ब्रेक होना और ये लो ब्रेक होने के बाद ये डाउन साइड मोमेंटम में ये इस कैंडल के हाई के अंदर प्राइस का आ जाना। ठीक है, जो एक कैंडल ये ब्रेक डाउन करे आज के डे लो, और फिर एक रिटेस्ट के बाद जैसे ही ये लो ब्रेक हो तब हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे इस कैंडल के, जब प्राइस अंदर आ जाए। ये 50-540 दिख रहा है ना, तो कल के सेशन में 50-500 के नीचे हमको एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल सकती है। 50-500 वहां पर जितना पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट होगा, जितना भी ओआई होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर वो कॉल साइड के ओआई से कम है या कंपैरेटिवली इक्वल भी है तो भी ये वीक है। लेकिन अगर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट मार्केट ओपन होने के टाइम से 15 मिनट बाद
कि 9:25 से 9:30 के टाइम पे देखना है। पहले 5-10 मिनट ओपन इंटरेस्ट को बिल्डअप होने दिया कीजिए। मार्केट सेंटीमेंट इंट्राडे का ओपन इंटरेस्ट को जब भी आप देखें तो मार्केट ओपन होते ही मत देखिए, 10-15 मिनट मौका तो दीजिए, पोजीशन बिल्डअप तो होने दीजिए, बायर सेलर्स को देखने तो दीजिए मार्केट सेंटीमेंट क्या है, उसके बाद ही उस पर कोई बिलीव किया जा सकता है। कई लोग 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 9:16 9:17 पे ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस कर रहे होते हैं। कभी ये गलती नहीं करना है ना। तो पुट साइड का जो ओआई है, जो यही 50 500 50 400 50 300, ये जो 3-4 स्ट्राइक प्राइस है उनका ऐड ऑन कीजिएगा, कॉल साइड का ऊपर से ऐड ऑन कीजिएगा। तो उनका एक डिफरेंस रखिएगा कि किस साइड ज्यादा है। अगर कॉल साइड ज्यादा है तो ये डाउनफॉल की तरफ बढ़ेगा। अगर विक्स भी उस 2-3-4% हायर ट्रेड करा है तो डाउन साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर कल के सेशन का विक्स आपका डाउन ना हो, जो अवेयर रहना है वो किस साइड रहना है कि अगर हमारा विक्स 2-3% नीचे ओपन होता है, ठीक है, और उस टाइम पे प्राइस जैसे कि आज के सेशन में गैप डाउन किया, इसी तरीके से गैप डाउन करने के बाद आज के डेलो के अंदर आ जाता है, फिर प्राइस आज के डेलो ब्रेक ना करे, वहीं सस्टेन करने लगे, यही कंसोलिडेशन रेंज को ट्रेड करने लगे और फिर जाकर ये हाई ब्रेक कर दे। हाई क्या है हमारे लिए? 51,000 हाई। अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर हम वेट करेंगे और स्विंग हाई के पास छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी देखेंगे सेल ऑन राइज की, छोटी छोटी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अग्रेसिव मोमेंटम मिल जाए, वो अलग बात है, ठीक है, कि शॉर्ट किया फिर ट्रेल में पूरा प्राइस आ गया, वो अलग चीज है। लेकिन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी से स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल करेंगे। क्यों? प्राइस वीक है, एक्यूमुलेशन अगर होगा भी तो हाई के पास से हमको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी शॉर्ट सेलिंग की। तो दो ट्रेड प्लान है। एग्रेसिव शॉर्ट सेल तब कब करेंगे? जब विक्स राइजिंग हो, पुट साइड का ओआई उतना एग्रेसिव ना हो जितना कि कॉल साइड का ओआई ज्यादा होना चाहिए ओपन इंटरेस्ट। उसी टाइम ऑफ पीरियड में क्या होना चाहिए कि प्राइस यहां पे ब्रेकडाउन करने के बाद उसका वैलिडेशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक ऑर्डर रेंज है। प्राइस यहीं से इसी रेंज से रिटेस्ट करने जाता है। जो मैंने आपके लिए एम बनाया था ना, वो एम इसीलिए बनाया था कि प्राइस क्या करता है, ये एम का फॉर्मेशन है। अगर प्राइस अब कोई भी फेक मोमेंटम करेगा तो उसके लिए ये एम का ये ब्लॉक ऑर्डर रेंज, इसको टेस्ट करके दोबारा अंदर ये फेक डाउनफॉल हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन जो आपको दिखा रहा है वो फेक है, ठीक है। ये ब्लॉक ऑर्डर रेंज है। जैसे ही ये ब्रेक होगा फिर हमको एग्रेसिव डाउनसाइड मोमेंटम, यहां से यहां तक कोई डिमांड रेंज नहीं, ये 50-400-500 पॉइंट का मोमेंटम हमारे फेवर में, ठीक है। फिर ये भी कोई इतना बड़ा डिमांड एरिया नहीं कि रोक लेगा। जब लास्ट कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक होते हैं तो ट्रेंड रिवर्स होता है। फिर ये भी कोई इतना बड़ा डिमांड एरिया जो रोक लेगा, फिर प्राइस ये यहां तक आना तय हो जाएगा 49,000 तक, ठीक है। तो समझिए ये जो कंसोलिडेशन रेंज है हम यहां तक के टारगेट आसानी से रख सकते हैं, 48,800 राउंड फिगर 49,000। लेकिन उसके लिए कल के सेशन में क्या ब्रेक होना जरूरी है? ये 50-500 का प्राइस का ब्रेकडाउन जरूरी है। यही वो ब्लॉक ऑर्डर रेंज है जो इतने ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी को सस्टेन करा के रखा। यही वो ब्लॉक ऑर्डर रेंज अगर ब्रेक हो गई तो सेलर्स फिर डोमिनेट करेंगे, फिर प्राइस दोबारा 49,000 आएगा और उसके बाद जब आएगा तब हम आगे के सेशंस के लिए देखेंगे। बात क्लियर हुआ? ठीक है, ये अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, अगर कल के सेशन में मैं आपसे पूछूं कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, अगर प्राइस इस रेंज के अंदर थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोबारा इसके अंदर आके कंसोलिडेट करने लगा और ये हाई ब्रेक होने लगे, तो उस टाइम पर आप सेल ऑन राइज के ट्रेड प्लान के साथ बैंक निफ्टी में जाएंगे या निफ्टी 50 में? तो आपको निफ्टी 50 प्रेफर करना है। निफ्टी का प्राइस कंपैरेटिवली ज्यादा वीक है किससे? बैंक निफ्टी से। तो उसका हम बेनिफिट कैसे लेंगे? इसी तरीके से लेंगे ना कि निफ्टी में जब शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे ये जो कंसोलिडेशन रेंज था हमारा, ये जो अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया, तो 11-10 के बाद भी यहां डिक्लाइन चलता रहा। बैंक निफ्टी में तो वो चला नहीं। बैंक निफ्टी ने एक पैरेलल कंसोलिडेशन रेंज बनाया, इसने एक ये रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन किया है। डाउन साइड धीरे धीरे गिरावट के साथ प्राइस उतने अग्रेसिव डाउनफॉल नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे गिरावट चलती रही, ठीक है। तो कल के सेशन में ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि हमको जब भी अगर आज के डेलो के अंदर ही प्राइस ट्रेड करता रहे, तो जब भी स्विंग हाई के पास पहुंचे तो निफ्टी में हमको स्विंग हाई के पास से अच्छे मोमेंटम मिलेंगे कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। ऐसा नहीं बैंक निफ्टी में मिलेंगे नहीं, बैंक निफ्टी में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन जो प्राइस ज्यादा वीक है उसको हम आसानी से डाउनफॉल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जो प्राइस उतना वीक नहीं हो सकता, वहां पे हमारी एसएल हंटिंग हो जाए, उसके बाद प्राइस मूव दे, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसका आपको लाइव मार्केट में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये जो एनालिसिस सीरीज है, आप देखिए आप कितना अच्छे से चीजों से जुड़ गए। हम लोगों ने ये टॉप पकड़ा था मार्केट का, ये इस सेशन में मैंने आपको बोल दिया था कि अब प्राइस के जो हाई लग गए, अब हमको सिर्फ सेल ऑन राइस पे रहना है। वन टाइम वन माइंडसेट पे चले गए थे। अभी हम लोग अवेयर होकर ट्रेड करें क्योंकि मोमेंटम मिल रहा है, कहीं से भी दोबारा पुल बैक आ सकता है, ठीक है, तो हम अवेयर है। लेकिन जब ये टॉप लग रहा था तो हम लोग बिल्कुल क्लियर थे, वन टाइम वन माइंडसेट पे थे कि सिर्फ सेल ऑन राइस। अगर डिमांड आता है तो स्विंग हाई के पास सिर्फ बेचना है,
ये वो टाइम नहीं है कि अब और खरीदारी होगी, ठीक है। अब क्या है कि जैसे जैसे लो ब्रेक होते जाएंगे प्राइस गिरता जाएगा, बस स्विंग हाई नहीं जाने चाहिए। अगर स्विंग हाई जा रहे हैं तो फिर प्राइस कंसोलिडेट करेगा, पुल बैक करेगा। बस इतना ध्यान रखते हुए हमको ट्रेड करना है। उम्मीद है आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर इस सेशन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और कंटिन्यू चाहते हैं तो आपका जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक है उसको आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल और एप्लीकेशन का लिंक भी है। ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है। अगर आप हमारी धन की फ्रेंचाइजी से जुड़ना चाहें तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।